हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चंस। प्रैक्टिस सेट 1 है ये। इसके साथ और भी सेट्स आएंगे आगे चल के, और हर एक सेट में जो प्रीवियस ईयर के किसी पर्टिकुलर सेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। वही 25 क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस सेट्स के अंदर लाए गए हैं, और इनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया जाए उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का भी आप नोट जरूर बनाएं। हो सकता है कि क्वेश्चन वहां से भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चंस का ऑप्शन देखें और उसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट में बताएं। हम आपको दोबारा करेक्ट आंसर मार्क करेंगे और साथ ही साथ उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को ना छोड़ें। एक बार आपको पता चल जाएगा कि सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं। 10, 15, 20 सेट अगर आप लगा लेते हैं तो आप काफी अवेयर हो जाएंगे कि जीके जीएस के अंदर क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा आता है एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, एनर्जी या पावर। फटाफट कमेंट करके बताइए क्या आंसर है इसका। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ, इसमें से किसका यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? पोटेंशियल डिफरेंस का, करंट का, एनर्जी का या पावर का? चलिए, सही जवाब जानते हैं। सही जवाब है एनर्जी का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल भी होता है। ठीक है, तो आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं कि एनर्जी का यूनिट जो होता है वो जूल भी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का अगर यूनिट आपसे कभी पूछे तो वो आपको याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है। ठीक है, करंट का यूनिट क्या होता है? करंट का यूनिट आपको एम्पियर लिखना है। ठीक है ना, क्या लिखना है? एम्पियर लिखना है। और पावर की यूनिट अगर आपसे पूछे तो क्या लिखना है आपको? वॉट लिखना है। तो पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। तो ये बाकी के भी यूनिट आप याद रखें, और यहाँ से आप ये याद रखें कि आपको फिजिक्स के अंदर जो भी यूनिट्स हैं वो यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। कोई सा भी यूनिट आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। Which who among the following had written Kitab ul Hind? Who among the following had written Kitab ul Hind that gave an incisive description of early 11th century India? ठीक है, 11वीं शताब्दी भारत की के बारे में जो किताब बताती है उसका नाम है किताब उल हिंद। और किताब उल हिंद के रचयिता यानी राइटर कौन है? ऑप्शन है अल किंदी, अल बिरूनी, अल बुखारी या अल ख्वारिजमी। तो 11वीं शताब्दी के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से 11वीं शताब्दी में भारत कौन आया था और उसने किताब उल हिंद लिखी। बताइए क्या आपको लगता है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, अल बिरूनी। ठीक है, अल बिरूनी। अब अल बिरूनी किसके साथ आया था? आपको महमूद गजनवी याद होगा। ठीक है, तो महमूद गजनवी के सामने। ठीक है, महमूद गजनवी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 11वीं शताब्दी में आपको पता है 1191, 92, 93 गजनवी, गौरी, है ना। तो 11वीं शताब्दी में सबसे पहले महमूद गजनवी, फिर गौरी, फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पूरी चेन बनती है इसकी। ठीक है, तो महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी शाह, तो अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज एम्ड एट हेल्पिंग, which of the following schemes is aimed at helping accelerate the uptake of broadband internet service?
पीएम ध्वनि, पीएम इंटरनेट, पीएम वाणी या पीएम वार्ता। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करना है? ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने वाली इनमें से कौन सी योजना है? पीएम ध्वनि, पीएम इंटरनेट, पीएम वाणी या पीएम वार्ता। पीएम का मतलब है प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री योजना है पीएम ध्वनि इंटरनेट। अब आपको बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर इंटरनेट लग रहा है किस किस को? नहीं जी, पीएम वाणी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, पीएम वाणी। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था? लॉन्च इन 2020, ठीक है, 2020 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? बाय डीओटी, बाय डीओटी। डीओटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मेडुला, नेफ्रॉन, कॉर्टेक्स, यूरेटर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, मेडुला के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो मेडुला किससे संबंधित है? ये ब्रेन से संबंधित है। इसको कहते हैं लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन। मेडुला क्या है? ब्रेन से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा मेडुला ब्रेन से संबंधित है। कोर्टेक्स किससे संबंधित है? ये भी आपका ब्रेन से ही संबंधित है, ठीक है ना, पार्ट ऑफ ब्रेन है, पार्ट ऑफ ब्रेन। अब इसका कोर्टेक्स का यूज आपको पता है क्या क्या होता है? कोर्टेक्स आपको चीजें याद रखने में मदद करता है, थिंकिंग, ठीक है, लर्निंग, लर्निंग में आपकी मदद करता है, चीजों को मेमोराइज करने में मदद करता है। ठीक है, आप जैसे कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है। तो ये सब काम है कॉर्टेक्स का। तो इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो आपको ध्यान रखना है मेडुला इज पार्ट ऑफ ब्रेन, कॉर्टेक्स इज पार्ट ऑफ ब्रेन, नेफ्रॉन इज पार्ट ऑफ किडनी। ठीक है, यूरेटर क्या होता है? व्हाट इज यूरेटर? यूरेटर किससे संबंधित है? ये आपको दिख रहा है यूरेटर में यूरिन संबंधित है, ठीक है, ये यूरिन से संबंधित है। ठीक है, ये ट्यूब होती है विच पासिस थ्रू टू गेट फ्रॉम द किडनी, है ना, किडनी से ब्लैडर के लिए एक किडनी टू ब्लैडर ट्यूब होती है, ठीक है ना, यूरेटर। तो ये आपको याद रहेगा कि मेडुला इज लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन, नेफ्रॉन इज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है, कॉर्टेक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रेन जो कि चीजों को याद रखने और प्रॉब्लम सॉल्विंग में सहयोग करता है। यूरेटर क्या होता है? यूरेटर किडनी और ब्लैडर के बीच में एक ट्यूब होती है जो यूरिन को पास करने में सहायता करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग to matters of law and to the identification of various facts of civilian investigation। निम्नलिखित में से कौन से कानून के मामलों में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे विज्ञानों का अनुप्रयोग है और नागरिक जांच के विभिन्न तथ्यों की पहचान के लिए है? ऑप्शन है कैलोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, साइकोलॉजी या फोरेंसिक साइंस। किसी को जानकारी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, फोरेंसिक साइंस। आइए अब जानते हैं कैलोलॉजी क्या होता है। कैलोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। याद रखेंगे
कैलोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी इज अ फॉर्म ऑफ स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो स्टडी किसका? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ब्रेन। साइकोलॉजिस्ट आपने सुने होंगे, स्टडी ऑफ ब्रेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन विच हॉट लेस dense material rise upward and are replaced by colder more dense materials? ऑप्शंस हैं कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन या कंडेंसेशन। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं? यानी डेंस जो है लेस डेंस है और गर्म है, वो ऊपर की ओर उठते हैं और उनके स्थान पर ठंडे और अधिक सघन जिसकी डेंसिटी ज्यादा है पदार्थ ले लिए जाते हैं। कन्वेक्शन में, कंडक्शन में, रेडिएशन में या कंडेंसेशन में? बताएं फटाफट। चलिए, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, कन्वेक्शन। ठीक है जी। अब आइए थोड़ा कंडक्शन के बारे में देख लीजिए। कंडक्शन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, कंडक्शन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है। हीट जैसी या इलेक्ट्रिसिटी जैसी एनर्जी को पास करती है। तो इसको नोट कर सकते हैं आप, मैं लिख देता हूं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी कैसे? एज हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट जैसी एनर्जी को ट्रांसफर करता है कंडक्शन। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन के बारे में पता है किसी को? चलिए, आपने सुना है रेडिएशंस निकलती हैं कहीं से, तो रेडिएशन इज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वेव, है ना जी। वेव के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम रेडिएशंस कहते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन क्या होता है? जब गैस लिक्विड में चेंज हो जाता है, चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड, है ना। गैस का लिक्विड में बदलना कंडेंसेशन कहलाता है। तो समझ में आया? कंडेंसेशन, रेडिएशन, कंडेंसेशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज फेमस फॉर अ कॉपर माइन? कॉपर माइन के लिए निम्न में से कौन सी जगह प्रसिद्ध है? सतना, गया, खेतरी, खेंजर। बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। खेतरी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, खेतरी कहां पड़ता है? खेतरी पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, खेतरी कहां है? राजस्थान में। तो आपको ध्यान रखना है, कॉपर माइन के लिए कौन सी प्रसिद्ध जगह है इनमें से? खेतरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। बाघमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी, बाघमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कर्नाटक, असम, गोवा या मेघालय। बाघमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी किस राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, गुरुद्वारा पाटलपुरी साहिब इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर? ऑप्शन सतलज, यमुना, गंगा या ब्यास।
गुरुद्वारा पाटलपुरी साहिब इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सतलज, यमुना, गंगा, ब्यास। चलिए करेक्ट आंसर जान लीजिए, सतलज है। ठीक है, जिसका भी मैच हो जा रहा है वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ? 1950, 1945, 1958 या 1962? करेक्ट आंसर इज 1950। जिसने भी ये सोचा या लिखा वो बिल्कुल करेक्ट है, 1950। अब प्लानिंग कमीशन क्या हो गया है? प्लानिंग कमीशन अब नीति आयोग हो गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, नीति आयोग हो गया है। प्लानिंग कमीशन नीति आयोग हो गया है। कब से हुआ है ये? 2015 से। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को नीति आयोग कर दिया गया। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम होते हैं। ठीक है, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन हेल्ड। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था, ये आपको याद रखना है। कब हुआ था ये पूछ रहा है। 1939, 1925, 1941, 1931? सही जवाब देखिए, मैच करिए, 1931 में हुआ था। सेकेंड राउंड टेबल 1931 में हुआ था। अगर आपसे कभी पूछ दे फर्स्ट, तो फर्स्ट भी कहां हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था फर्स्ट वाला? 1930 में हुआ था। ठीक है जी, इसकी डेट फिक्स है, नवंबर 1930 से 31 तक हुआ था, जनवरी में। ठीक है, तो 1930 इसको आपको याद रखना है, 30 से 1931 तक। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। आपसे थर्ड पूछ दे तो टोटल कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे? तो 3 हुए थे। थर्ड पूछ दे तो 1932 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है, लंदन में 1932। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ दे कि पहले के वाइस रॉय कौन थे, ठीक है, दूसरे के वाइस रॉय कौन थे, तीसरे के वाइस रॉय कौन थे, तो वाइस रॉय आपको अगर पूछा जाए तो क्या आप लिखेंगे? किसी को जानकारी है क्या? पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दूसरे और तीसरे के वाइस रॉय कौन थे? बताइए। दूसरे और तीसरे के तो आप लिख लीजिए, लॉर्ड विलिंगटन थे। लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन। और पहले के लिख लीजिए लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के वाइस रॉय थे लॉर्ड इरविन, और दूसरे और तीसरे के थे लॉर्ड विलिंगटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती इज इनकरेक्ट। इनमें से स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, हिज बर्थ प्लेस वॉज गुजरात, he authored the book सत्यार्थ प्रकाश, और he was the founder of ब्रह्मो समाज। चलिए जी, इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, आप देखिए सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। हिज बर्थ प्लेस वॉज गुजरात, ही ऑथर्ड द बुक सत्य प्रकाश। ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत है और हमारा यही सही है, क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछा है। लेकिन अब आपको यहाँ पे नोट बनाना है कि ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे। ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे? ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? इन तो नोट कर लीजिए, 1828 में इसकी स्थापना हुई, 1828 में।
और फाउंडर थे इसके राजा राम मोहन राव। ठीक है जी, राजा राम मोहन राव। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्रह्मो समाज के संस्थापक, और इसकी स्थापना हुई 1828 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, इनमें से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, जतेंद्र नाथ मुखर्जी या सूर्य सेन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल वॉज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनमें से किसका लीनियर मोमेंटम जैसा ही डायमेंशन होता है? ऑप्शंस है इंपल्स, एनर्जी, वर्क या स्ट्रेस। Which of the following has the same dimension as that of the linear momentum? Correct answer is option number A, impulse. अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is not a town city of the west coast of India? है ना, भारत के वेस्ट कोस्ट का कौन सा क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं पड़ता है? कारवार, मंगलूर, सूरत या गोपालपुर। चलिए जी, सही जवाब है गोपालपुर। ठीक है, तो गोपालपुर इज नॉट अ टाउन और सिटी ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर इज अ डैश कैरेक्टर कोड यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ ट्रांजैक्शन इन आरटीजीएस सिस्टम। तो ये पूछ रहा है कि यूटीआर नंबर जो होता है, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो एक यूटीआर नंबर जनरेट होता है। वो यूटीआर नंबर कितनी संख्याओं का होता है, ये वो आपसे पूछ रहा है। 45, 22, 34 या 17। तो यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर इज अ डैश कैरेक्टर कोड यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन इन द आरटीजीएस सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 22। ठीक है, तो यूटीआर जो होता है ये एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, ये 22 डिजिट का होता है। ठीक है ना, आरटीजीएस भी आपको मिलेगा। आरटीजीएस की फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछ देता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। ठीक है, यूटीआर की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो आपको पता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है। ठीक है, नेफ्ट होता है एक शब्द बैंकिंग में, नेफ्ट। अगर नेफ्ट की फुल फॉर्म पूछ दे तो क्या करेंगे? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो याद रखिएगा, नेफ्ट की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और नेफ्ट कितनी संख्याओं का होता है? जब नेफ्ट होता है तो कितनी डिजिट आती हैं? तो नेफ्ट की डिजिट आती है 16। ठीक है, आरटीजीएस का यूनिक ट्रांजेक्शन नंबर जो आता है वो आता है 22। ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्लेस मोरारजी देसाई एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1979? Who among the following replaced Morarji Desai as the Prime Minister of India in 1979? ऑप्शन है जगजीवन राम, चरण सिंह, देवीलाल या चंद्रशेखर। चलिए, सही जवाब समझ लीजिए। मोरारजी देसाई को किसने प्रधानमंत्री के पद से रिप्लेस किया? दैट वाज चरण सिंह। ठीक है ना, इनका नाम चौधरी चरण सिंह है। 1979 से 1980 तक ये रहे थे। ठीक है जी, चौधरी चरण सिंह। इनके द्वारा एक, ये किसानों के लिए काफी प्रसिद्ध हुए थे।
ठीक है, इन्होंने भारतीय लोक दल की स्थापना की थी। भारतीय लोक दल फाउंडर। तो कभी आपसे पूछे कि भारतीय लोक दल के संस्थापक कौन थे, तो चौधरी चरण सिंह थे। इन्होंने 1980 में इसकी स्थापना की। भारतीय लोक दल की स्थापना 1980 में हुई। चौधरी चरण सिंह ना क्या एक समाधि जो है वो काफी प्रसिद्ध है। समाधि का नाम है इनके किसान घाट, दिल्ली में है किसान घाट। इनके काल में किसानों के लिए काफी इन्होंने काम किया था, तो इसलिए इनका जो समाधि का नाम रखा गया वो किसान घाट रखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि भारत के अंदर उप राष्ट्रपति होना चाहिए? अनुच्छेद 56, आर्टिकल 63, 75 या 45? चलिए जी, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 63 कहता है कि भारत के अंदर उपराष्ट्रपति का पद होना चाहिए। ठीक है। 56 किससे संबंधित है? टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। 56 किससे संबंधित है? टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के कार्यकाल से संबंधित है। कितना कार्यकाल है? 5 साल। ठीक है जी। 75 किससे संबंधित है? 75 अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इन रुइया गोल्ड कप एसोसिएटेड? है ना, रुइया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? वाटर पोलो, स्विमिंग, बैडमिंटन या ब्रेस? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जिसका भी है ठीक है, ब्रिज या फिर आप हॉर्स पोलो कह लीजिए। ठीक है, हॉर्स पोलो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये रुइया गोल्ड कप जो है ना, ये राम निवास राम नारायण के नाम पर पड़ा है। ठीक है, राम निवास राम नारायण के नाम पर पड़ा है रुइया गोल्ड कप, तो इसको कहा जाता है राम निवास राम नारायण रुइया गोल्ड कप। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू मेक टूथपेस्ट? इनमें से टूथपेस्ट बनाने के लिए क्या इस्तेमाल नहीं किया जाता है? सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गलीना या लाइमस्टोन? टूथपेस्ट में गलीना का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गलीना क्या है? एक मेटेलिक मिनरल है। गलीना इज अ मेटेलिक मिनरल। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। द मैसूर पैलेस वॉज द रेजिडेंस ऑफ द? मैसूर पैलेस इनमें से किसका रेजिडेंस हुआ करता था? पलाश, गुडियर्स, चंडेलाज या बुंदेलाज? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुडियर्स। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग असैसिनेटेड सर विलियम हट कर्जन विली इन लंदन? सुखदेव थापर, सूर्य सेन, मदन लाल ढींगरा या खुदीराम बोस? हट कर्जन विले इन लंदन was assassinated by मदन लाल ढींगरा। अगला क्वेश्चन, which of the following acts introduced federal features and provincial autonomy in the legislature and also made provisions for the distribution of legislative powers between the center and the provinces? The Government of India Act 1919, the Government of India Act 1935, the Government of India Act 1858 या Indian Council Act 1909?
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्य सेन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या लॉन टेनिस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पट्टचित्र आर्ट फॉर्म इज डेडिकेटेड टू विच लॉर्ड इन हिंदू माइथोलॉजी। पट्टचित्र किस भगवान से संबंधित है? लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड ब्रह्मा या लॉर्ड शिवा? तो पट्टचित्र जो है वो लॉर्ड जगन्नाथ से संबंधित है, और जगन्नाथ मंदिर जो है वो कहां पर है? जगन्नाथ टेम्पल जो है वो पुरी में है, पुरी ओडिशा में। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका पहला सेट। ये 25 क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए थे। ठीक है, जो हमने आपको यहाँ बताए। आगे के सेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले सेट्स को देखें, और इन क्वेश्चंस को भी आप याद रखें, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में टकरा जाए। मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।